नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज से हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10th की लोकतांत्रिक राजनीतिक पुस्तक से सत्ता की साझेदारी साझेदारी जो आपका प्रथम चैप्टर है उसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शब्दों का ही खेल होता है, ध्यान रखिएगा। तो शब्द है सत्ता। सत्ता अर्थात क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सत्ता अर्थात होता है पावर। इंग्लिश में देखिए तो क्या होता है, पावर। हिंदी में बोले तो क्या होता है, शक्ति। ठीक है, तो ये शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, हालांकि इस शक्ति की बात होती है, सत्ता से कहने का मतलब होता है ये शक्ति होती है राजनीतिक शक्ति। कैसी शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति की बात होगी। राजनीतिक शक्ति किनके हाथों में होती है, तो आपको पता है लोकतंत्र में ये जनता के प्रतिनिधि अर्थात मंत्रियों के हाथ में होती है। ठीक है, मंत्री जो जिस कार्यपालिका को संचालित करते हैं उस कार्यपालिका के हाथों में होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये शक्ति कहाँ कहाँ होती है, तो ये शक्ति आपको विधायिका और न्यायपालिका के पास भी होती है। ठीक है, और इन शक्ति को साझा करना, साझा करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। साझा करना मतलब होता है बांटना, आपस में बांटना। सत्ता की साझेदारी चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि शक्तियों को किस प्रकार विभाजित करने पर क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, है ना। और हमारे देश में, भारत में या अन्य देशों में जो लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं एवं अन्य सरकारें जहाँ पर संघात्मक सरकारें एवं गैर संघात्मक सरकारें जहाँ पे रही हैं, वहाँ पे सत्ता की साझेदारी के क्या मायने रहे हैं, उन सभी पहलुओं को समझने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है, आइए चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ परिचय है, देखिए ध्यान से, अध्याय 1 में परिचय कहता है क्या, ध्यान समझिएगा, क्योंकि शुरुआत आपका मेन क्या है कि आप शुरू में अगर चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो चीज़ें आसान होती चली जाती है। हाँ, शुरू में कुछ अगर डाउट बच जाएगा ना, तो वो बाद में आपको चैप्टर के बीच में आपको परेशान करता रहेगा, है ना। तो हम आते हैं परिचय के ऊपर। परिचय कहता है क्या कि इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। किस साल, 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने लोकतंत्र के विषय में बहुत कुछ पढ़ा है। आप पहले ही चैप्टर में 9th क्लास में लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयत्न किए होंगे। लोकतंत्र क्या है, एक्चुअल लोकतंत्र में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये भी पढ़े होंगे आप, है ना। तो कहता है पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, शक्तियां जो है, ताकत जो है, किसी एक ही भाग में, एक ही पार्ट में नहीं होती है, बल्कि पार्ट पार्ट में डिवाइड होकर सबको मिली होती है ना। किसमें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। इनके बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को क्या किया गया होता है, विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के काम के लिए, कामकाज के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। विकेंद्रित कर देना, देख, केंद्रित कर देना अर्थात सेंट्रलाइज कर देना। ठीक है, और विकेंद्रित कर देना अर्थात शक्ति सेंट्रलाइज था, उसको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, विकेंद्रित कर दिया, बहुत सारे केंद्र बना दिए उसके, है ना। तो इसके बाद आगे कहता है क्या कि पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कक्षा 10th में हो या आगे के जितने भी कंपटीशन में हो, जो अभी तक मेरा समझबूझ कहता है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, तो वहाँ आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित अर्थात सिविक्स के चैप्टर से समझ बूझ आधारित प्रश्न भी होते हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहेंगे, कॉन्सेप्ट के आधार पर रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फैक्ट तो होंगे ही लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा रहते हैं। अब चीजें बदल गई हैं, है ना। जो प्रश्न सेट करने वाला है उसे पता है कि भाई फैक्ट तो उतना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट जोड़े जाते हैं, तोड़े मरोड़े जाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि सर ये आप शुरू में क्या परिचय बता रहे हैं, डायरेक्ट चैप्टर पाते हैं। देखिए, चैप्टर पढ़ना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं होगा अगर आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे ना शुरू में, तो बाद में बहुत समस्याएं खड़ कर जाती है ना। चलिए, आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में 2 कथाओं को पढ़ेंगे। एक कथा पढ़ेंगे बेल्जियम, जो यूरोप की एक देश है, यूरोप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप में एक देश है बेल्जियम, उसकी कहानी पढ़ेंगे। दूसरा श्रीलंका, जो हमारा निकटतम पड़ोसी है ना, जिसे क्या कहा जाता है, पूर्व का मोती तक कहा जाता है ना, क्योंकि ये पर्ल के आकार का है, मोती के आकार का है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां
जो लोकतंत्र में शासन करने की जो तरीके होते हैं, पद्धति अर्थात तरीका, जो तरीके हैं, वो सत्ता अर्थात शक्ति, पावर के बंटवारे की मांग, बंटवारा करना पता ही है आपको, उसकी मांग से किस तरह निपटती है। अर्थात जब लोकतंत्र में विभिन्न तरह के शासन करने वाले लोग सत्ता की मांग करते हैं, कहते हैं कि पावर को बांटिए, तो उससे लोकतंत्र कैसे निपट रहा है ना। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे अर्थात पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक है, क्लियर है। 2 कहानी सुनने वाले हैं आप, तो पहले ही क्लियर हो गया आपका। कहानी शुरू हो रहा है क्या, बेल्जियम। अच्छा, एक बात यहाँ पे लिखता है मेरे दिमाग में, ध्यान दीजिए, लिखता है मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है। समीकरण मतलब एक फॉर्मूला है, एक तरीका है मेरे पास कि सत्ता का बंटवारा बराबर सत्ता के टुकड़े करना। यही तो लगता है ना कि सत्ता को बांट देना मतलब सत्ता को थोड़े थोड़े पार्ट में बांट देना, यही आएगा माइंड में। तो इससे तो देश कमजोर हो जाएगा, ऐसा लगता है। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। चीजों को बांटने से कई बार चीजें बढ़ती भी है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, है ना, ज्ञान मैंने कहीं से ग्रहण किया था अपने शिक्षक के माध्यम से, और फिर आप तक वो ज्ञान पहुंचा रहा हूँ, क्या इससे मेरा ज्ञान कम हो रहा है? नहीं ना, बढ़ ही रहा है। तो ठीक ऐसे ही कभी कभी सत्ता जो होती है, शक्ति होती है, उसको बांटने से कई बार शक्तियां बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, शक्ति तो असीमित होती है, शक्ति असीमित होती है, लेकिन जब हम लोगों तक या फिर संस्था तक या फिर आप समझिए कि अपने प्रतिनिधियों तक शक्ति को हम बांट देते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए हम बेफिक्र हो जाते हैं कि जिस क्षेत्र का शक्ति हमने जिसको दिया है, उस क्षेत्र के कार्य मेरे क्या बोलेंगे, मेरे अधिकार में होते हुए भी मैं ना करूं, कोई और कर जा रहा है उससे, तो मेरे लिए तो काम आसान हो गया। ठीक ऐसे ही लोकतंत्र में शक्ति को जब बांटा जाता है ना, इससे लोकतंत्र की शक्ति और बढ़ती है, ना कि घटती है। आगे इस चैप्टर में आप क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में कहता है बेल्जियम और श्रीलंका। ये तो पता ही है आपको कि एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। आप मैप निकाल के देख सकते हैं, है ना, मैप में देखेंगे आप मैप में इसमें दिया भी होगा, देखिए ये रहा, है ना, मैप में दिया है ये बेल्जियम। तो ये बेल्जियम का बेसिकली जो है एक मैप है। तो कहता है कि, ध्यान समझिएगा, कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अनुमान लगाइए हरियाणा कितना छोटा है ना, भारत में। इसकी सीमाएं फ्रांस, अब किस किस से लगती है बेल्जियम की सीमा, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। ठीक है, आपको बता दूं लग्जमबर्ग अभी के समय में सबसे क्या बोलते हैं, पर कैपिटा, अधिक पर कैपिटा इनकम क्या होता है, सबसे अधिक कमाई वाले देशों में से है, जहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, खास करके पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक टीचर्स को अगर सैलरी प्रोवाइड होती है तो लग्जमबर्ग में होती है। ठीक है, इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है ना। तो हमारे देश में तो नॉर्मल, आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, 1 करोड़ तो नॉर्मल बात है ना। यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी लीजिए। हरियाणा इतना इसका क्षेत्रफल है, लेकिन आबादी के मामले में हरियाणा से भी आधी है। कौन? बेल्जियम। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। अब जटिल मतलब क्या होता है, जटिल मतलब कठिन है ना, समझने में जिसको हमें क्या हो, परेशानी हो, उसे हम कहते हैं जटिल। तो क्या जाति क्या होती है, देखिए, विभिन्न प्रकार के लोग जो है ना, विभिन्न प्रकार की विचारधारा मानने वाले होते हैं, उनका अपना एक तौर तरीका होता है। तो वो जिस तौर तरीका, जिस संस्कृति से जुड़े होते हैं, जिस प्रकार के धर्म को मानते हैं, वो उनका जाति कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ की जो समाज की जातीय बनावट है बहुत जटिल है। कैसे? देखिए, देश की जो कुल आबादी का 59% अर्थात 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। ध्यान समझिएगा, यहीं पे अब कंफ्यूजन होगा आपको। 59% इलाका कहाँ रह रहा है? फ्लेमिश इलाके में। ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिश इलाके में। और क्या बोल रहा है? डच। तो आप बस इतना याद रखिए कि जो 59% लोग हैं वो बोल क्या रहे हैं, पहले डच बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। रह कहाँ रहे हैं? फ्लेमिश इलाके में रह रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा। आगे कहता है शेष कितना, तो 40% लोग, शेष तो 41 होता है लेकिन 40 आप पकड़िए, 40% लोग कहाँ रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वेलोनिया। और बोलते क्या है? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रांस मतलब फ्रांसीसी, समझिए, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब ध्यान देखिएगा, ये रहे 40%, और ये क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच। रहते कहाँ है ये? वेलोनिया में रहते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में। ठीक है, तो 59% फ्लेमिश क्षेत्र में, 40% वेलोनिया क्षेत्र में। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, और
जो 40% जो लोग जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वहीं 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और बोलते हैं डच। ध्यान रखिएगा, तो मुख्य दो लैंग्वेज क्या क्या हो गई यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, एक हो गई डच, एक हो गई डच और दूसरी क्या हो गई, फ्रेंच। ये याद रखिएगा, दोनों डच और फ्रेंच, है ना, ध्यान रखिएगा। डच जुड़ा है किससे, 59% से, और 40% से फ्रेंच। यहीं पे याद कर लीजिए ताकि आपको आगे एकदम चैप्टर मतलब मक्खन की तरह आसान लगे, है ना। आगे कहता है शेष 1%, है ना, जो 59 और 40 कितना हो रहा था, 99 हो रहा था, उसके बाद कितना हुआ, 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जर्मनी से इनका बॉर्डर लगता है, तो कुछ लोग इनके इलाके में ऐसे हैं जो जर्मन भाषा ही बोलते हैं। अब देखिए इनकी राजधानी का नाम क्या है, ब्रुसेल्स। राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच। अब देखिए ब्रुसेल्स के लोग 80% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। और फ्रेंच ब्रुसेल्स क्या है, इनकी राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। अर्थात बेल्जियम के राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप अभी नोटिस किए होंगे क्या कि अगर देखें आप कि पूरे अ, बेल्जियम में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है, तो वो डच है, याद है ना, 59%। लेकिन जब राजधानी की बात होती है तो राजधानी में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग कौन है, वो है फ्रेंच, जो पूरे देश में 40% ही बोलते हैं, है ना। 40% लोग ही जो फ्रेंच बोलते हैं, 40% ही लोग जो फ्रेंच बोलते हैं, ये पूरे देश में है। और फ्रेंच बोलने वाले राजधानी में कितने हैं, 80%। तो जो बच जाएंगे वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे आपको 20% क्या बोलेंगे, डच भाषा बोलेंगे। 20% क्या बोलेंगे, 20% बोलेंगे डच भाषा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अब तक। अब तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही आंकड़ा आपको समझ में आएगा आगे। अल्पसंख्यक फ्रेंच। अब फ्रेंच जो है देश में क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देश में अल्पसंख्यक कौन है, फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच 40% ही मतलब बोलते हैं, ठीक है। वहीं राजधानी में अल्पसंख्यक कौन हो जा रहा है, तो डच हो जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि राजधानी में 20% हो गए डच बोलने वाले, और देश में आपको 59% हो गए। तो अंतर आ गया, देश में कौन हो गए, देश में बहुसंख्यक डच बोलने वाले हो गए। बहुसंख्यक अर्थात जिनकी संख्या देश में अधिक हो। अल्पसंख्यक मतलब अल्प मतलब थोड़ा होता है, कम होता है। तो अल्पसंख्यक अर्थात कम, तो जिनकी संख्या कम हो। राजधानी में अल्पसंख्यक कौन है, तो राजधानी में अल्पसंख्यक है फ्रेंच भाषा, सॉरी डच भाषा बोलने वाले। और देश में अल्पसंख्यक कौन है, तो देश में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और एक और है जर्मन, वो तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो कहता है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। मतलब भले ही इनकी संख्या कम है, 40% ही है, लेकिन यह लोग जो है तुलनात्मक रूप से अगर तुलना की जाए 59-59% लोगों से, तो ये क्या है, ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा ताकतवर है। मतलब समृद्ध अर्थात धनी है, इनके पास धन अधिक है, ठीक है। समृद्ध मतलब क्या होता है, धनी, समृद्ध। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से क्या थी, नाराजगी थी, है ना, कि भैया एक तो हमारी संख्या अधिक है और हम क्या हो रहे हैं, जो है आप ऐसे समझिए कि ऐसे कि जैसे डच भाषा बोलने वाले जब वहाँ अधिक है, तो उनको ये तो चाहिए होगा ना कि भाई हम भी समृद्ध बने, हम भी अमीर बने, है ना। और जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में वही अमीर है, और हम बहुसंख्यक होते हुए भी क्या है, गरीब है। तो उनके मन में तो आएगा कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। तो इस तरह से उनके मन में क्या थी, नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 1960 अगले 10 सालों तक, है ना, दशक में, दशक मतलब क्या होता है, 10 लगा दिया, 10 10 मतलब 10 वर्ष होता है। तो 1950 से 60 कितने साल हुए, 10 साल ही तो हुए। दशक में फ्रेंच और, ध्यान समझ चलिएगा, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच क्या रहा, तनाव बढ़ने लगा। तनाव बढ़ना मतलब टेंशन, है ना। ऐसे समझिए, तनाव मतलब टेंशन की, झगड़े बढ़ने के चांसेस होने लगे, है ना, विभिन्न मुद्दों पर। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखा, ब्रुसेल्स में दिखा। कहाँ दिखा, ब्रुसेल्स में टकराव का सीधा मतलब रूप दिखा कई जगह। यह एक विशेष तरह की समस्या थी, मतलब अलग प्रकार की समस्या थी, क्योंकि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। कि संख्या तो अधिक है, लेकिन समृद्धि, धन के मामले में, समृद्धि के मामले में ये कमजोर हैं और अल्पमत में है, मतलब थोड़े हैं, कम है इनके पास धन। आइए
इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। कौन सा देश? हमारा बगल में श्रीलंका, छोटा है ना, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उम्मीद है आप जो है भारत का मैप आपको याद होगा अच्छे से, और भारत के पड़ोसी देशों के विषय में आप जो है ना मैप में देख रहे होंगे, क्योंकि विदाउट मैप लेकर के मेरे चैप्टर को पढ़ने कभी मत बैठिएगा, क्योंकि जितनी भी कहानियां घटित होती है वो किसी स्थान पे होती है। यदि आपको स्थान के विषय में ही जानकारी न हो तो आप कहानियों को किस प्रकार समझ पाएंगे। तो मैप सबसे ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी को पढ़ते हुए। चाहे एनसीईआरटी का आप एसएसटी का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको मैप कंपलसरी है तो है। ठीक है, तो आप देखिए, आप जब देखेंगे तो भारत के सबसे दक्षिण में आपको दक्षिण और पूर्व में तमिलनाडु राज्य दिखेगा, और तमिलनाडु राज्य से ही आपको 35 किलोमीटर के 37 किलोमीटर के आसपास दूरी पर आपको श्रीलंका नजर आएगा। ठीक है, तो ये श्रीलंका हमारा क्या है, पड़ोसी है देखा जाए। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। ठीक है, क्लियर है। आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बेल्जियम का जो जनसंख्या था वो कितना था, आबादी कितनी थी, कमेंट में लिखिएगा। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। ध्यान दीजिएगा कि जाति तो हर जगह अलग अलग होती ही है, कॉम्प्लेक्स होता ही है चीजें, जटिल होती ही है चीजें। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन है वहां पे? सिंहलियों का है। कौन, किसका है? सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या, ध्यान दीजिए, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की कितनी है, 74% है। मतलब अगर टोटल जनसंख्या 100 है, 100 है मान के चले, अगर मान लेते हैं 100 है, तो 74 उसमें कौन लोग रहते हैं? सिंहली भाषा बोलने वाले। कौन? सिंहली भाषा, ध्यान रखिएगा। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का कितना है? 18% है। कितना है? 18%। तमिलों में भी दो समूह है। एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल, जो श्रीलंका के ही है ना, वो कितने? 13%। 18 में भी कितने? 13%। ठीक है, अब देखिए ये एक मैप है, आप आते हैं श्रीलंका से पहले एक बार देख लीजिए मैप को, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए बीच में राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ध्यान दीजिएगा, बीच में ब्रुसेल्स है। ठीक है, और फिर आपका जो है, ये आपको रेड कलर में कौन है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले। रेड कलर में कौन है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले, है ना। और यहाँ पे कौन है? फ्लेमिश लोग हैं पीले में, जो क्या बोल रहे थे, पीले में है जो क्या बोल रहे थे आपको, जो बोल रहे थे आपको डच लैंग्वेज। ठीक है, और ये आपका कौन है? छोटे से जर्मन लोग, है ना, ये जर्मन लोग 1% लोग हैं। ठीक है, जर्मनवासी। अब देखिए, तो हमने क्या पढ़ा कि 18% लोग जो है, ठीक है, 18% लोग क्या थे? वो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे तमिल। याद कीजिए कि क्या बोल रहे थे? तमिल, याद है ना, 18%। उसमें से 13% लोग कौन थे? 13% लोग थे जो श्रीलंका के ही हैं और तमिल भाषा बोलते हैं। श्रीलंका के मतलब श्रीलंका मूल में ही उनको श्रीलंका में ही जन्म लिए शुरू से ही। ठीक है, और जो बचे हुए हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं वो कौन है? वो है आपके हिंदुस्तानी। वो कौन है? हिंदुस्तानी। अब कैसे, देखिए, हिंदुस्तानी तमिल है, बताते हैं कैसे। जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। अब देखिए, जब हमारे यहाँ उपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल था। औपनिवेशिक काल क्या होता है? देखिए, औपनिवेशिक मतलब ऐसा होता है कि जब गुलामी का समय था, काल मतलब समय, जब अंग्रेज जो है, जब ब्रिटिशर्स हम पर शासन कर रहे थे ना, तो वो समय कहलाता है औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक समय, जब उनका उपनिवेश था, उनका निवेश था हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसे समझिए। उसी समय भारत से मजदूरों को काम करने के लिए कहाँ ले जाया गया? श्रीलंका में। अब जब वो काम करने के लिए गए तो वहां वर्षों रह गए। जब कई वर्षों बीत गए तो वहीं पे उनकी शादी हो गई, फिर वहीं पे उनका घर बन गया, है ना। अब घर बन गया, फिर वहीं पे उनके बच्चे जन्म लिए, फिर वो बच्चे वहीं रह गए, क्योंकि पिता वहां काम करते थे, बच्चे भी वहीं काम करने लग गए। तो इस तरह से ये जो भारतीय मूल के जो तमिल भाषी लोग हैं, ये गए थे बागानों में काम करने के लिए, लेकिन वहीं रच बस गए। ठीक है, और बोलते क्या भाषा है? आज भी तमिल भाषा बोलते हैं, क्योंकि घर की भाषा है। तो आय कहता है, मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। ठीक है, तो अगर आप श्रीलंका को देख लें ध्यान से, मैप नीचे शायद दिया हो, हाँ देखिए आप। ठीक है, तो कहाँ पे है देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ये देख रहे हैं उत्तर और पूर्व, ये उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो ये कौन है बेसिकली? देखिए, तो ये हो जाएंगे श्रीलंकाई तमिल। ये कौन है?
ये आपके श्रीलंकाई तमिल। अब ये छोटे देखिए, ये डार्क में देखिए, डार्क में कौन है, भारतवंशी तमिल। आप मैप देखना समझिए, आपको मैप में यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, मैप देखिए किताब में अच्छे से। देखिए सिंगली भाषा बोलने वाले को येलो कलर से दिखाया गया है, जो सिंगली भाषा बोलते हैं मुख्य रूप से, देखिए बीच के क्षेत्र में फैले हुए हैं ये। इसके बाद श्रीलंकाई तमिल देखिए, पूरे लगभग श्रीलंका में फैले हुए हैं, देखिए पूरे श्रीलंका में फैले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भारतवंशी तमिल देख लीजिए, यहाँ पे बीच में भी थोड़े से हैं, ठीक है। फिर ये ऊपर में भी है ना। और ये जितने आप देख रहे हैं ये आप कलर में, ये कौन है, ये मुसलमान है जो यहाँ पर जाकर के बस गए थे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ की पुनावट देख रहे हैं, और बीच में भी देखिए कौन है, देख रहे हैं, भारतवंशी तमिल। तो ऐसे छिटपुट है, कहीं ज्यादा है, मतलब ये मिक्स हो रखे हैं आपस में, देखेंगे अगर अगर क्षेत्रफल पर बसे हुए बसावट की दृष्टि से देखेंगे तो ये मिक्स हो रखे हैं। अब ऐसे में देखिए समस्या क्या खड़ा होता है, देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने कौन कौन भाषा अभी तक देखा है, यहाँ पे दो भाषा, एक तो था तमिल और दूसरा सिंगली, याद है ना, सिंगली भाषा सर्वाधिक बोलने वाले। तो अधिकतर जो 74% लोग क्या बोलते हैं, सिंगली बोलते हैं। तो अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है और कुछ क्या है, मुसलमान है, ठीक है। ध्यान आ गया कि जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अधिकतर बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है कुछ मुसलमान है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे ईसाई हैं उनकी संख्या 7%, वो सिंगली भी बोल लेते हैं और तमिल भी बोलते हैं, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, अब देखिए बहुसंख्यकवाद क्या होता है, एक शब्द आया, नया शब्द, शब्द को पकड़िएगा, शब्द ही समस्या, शब्द ही उपचार, ठीक है, याद रखिएगा। बहुसंख्यकवाद क्या होता है, जिनकी संख्या अधिक हो, ठीक है, वो अपना बोलबाला चाहे, वो कहें कि हमारे हिसाब से हर चीजें होनी चाहिए और उसी को प्राथमिकता दे, तो इसे ही कहेंगे क्या, बहुसंख्यकवाद, है ना। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। जैसे हम 47 में आजाद हुए थे, श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 में। तो सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या, क्योंकि ये संख्या में अधिक थे, उसके बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा कि शासन पर हमारा ही अधिकार होगा, क्योंकि हमारी संख्या क्या है, अधिक है। यहाँ भी समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। बहुसंख्यक परस्ती अर्थात कि हमारी संख्या अधिक है इसलिए हम सरकार बनाएंगे, ठीक है। और सिंगली समुदाय का ही जो सरकार बनी है वो सिंगली समुदाय की सरकार है, निर्वाचित सरकार। तो इसकी प्रभुता कायम करने के लिए अब ऐसे ऐसे कदम उठा रहे थे, ठीक है, जिससे इनकी सरकार को क्या सिंगलियों की चले, वहां बस सिंगलियों की मनमानी चले, इस तरह से कदम उठा रहे थे, ठीक है। 1956 में, मतलब 48 में आजाद हुए हैं, उसके कितने साल, 8 वर्षों बाद एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगलियों को सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ तक भी देखिए, सिंगली भाषा क्या कर दिया गया, राजभाषा घोषित किया गया। और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में ध्यान दीजिएगा, सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अब देखिए अब होगा क्या कि सरकार जो बनी थी तो सिंगलियों की सरकार थी मुख्य रूप से, तो ये सिंगली भाषा को एक तरह से प्रमोट कर रहे थे, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात आई तो सिंगलियों को ही प्राथमिकता दिया जा रहा था, ठीक है। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया, जो नया संविधान बना उसमें प्रावधान किया गया, मतलब यह नियम लाया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है, बौद्ध मत को संरक्षण अर्थात जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाएगा और बढ़ावा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो सरकार को तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें अब क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो तमिल भाषा बोलने वाले थे उनको लग रहा था कि भाई हमारी तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है आप सिंगली भाषा को आप प्रमोट करो, आप उनको अधिकार दो, प्राथमिकता दो, ठीक है, लेकिन हमें भी तो पूछो। लेकिन इनकी बात हो ही नहीं रही थी, तो इनके अंदर क्या बढ़ जाएगा, नाराज हो जाएंगे, ये नाराजगी बढ़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि हम अपने ही देश में क्या हो गए हैं, पराये हो गए हैं, बेगाने हो गए हैं, तो इनमें क्या बढ़ गया, बेगानापन बढ़ गया। उन्हें लगने लगा, किनको, तमिलों को, जो तमिल भाषा बोलने वाले थे खासकर श्रीलंका के, कि बौद्ध धर्मावलंबी अर्थात बौद्ध धर्म मानने वाले जो सिंगलियों के नेतृत्व वाली
सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर क्या है, असंवेदनशील है। देखिए, लोग अपनी भाषा को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होना मतलब कि बहुत ज्यादा उनको लगाव होता है अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, है ना, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी परंपराओं से। तो इन्हें लगा क्या कि सरकार तो हमारी सिंगली भाषा वालों को तो प्रमोट कर रही है, लेकिन हमारी जो भाषा और संस्कृति है उसको लेकर सरकार को कोई मतलब ही नहीं, सरकार संवेदनहीन हो गई है। तो फिर वो सरकार, उनकी दुश्मन कौन हो जाएगी, सरकार ही हो जाएगी। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो नियम बना रही है, ठीक है, उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। मतलब इनका ये मांग था कि भैया जिस प्रकार से सिंगलियों को अधिकार मिले हैं उसी प्रकार मुझे भी अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार हमें भी मिले, ठीक है, जो राजनीतिक अधिकार है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये लगा उन्हें। और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, मतलब हित अर्थात लाभ, अर्थात उनके जो लाभ के विषय हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। किनके, तमिलों की। परिणाम यह हुआ, रिजल्ट यह आया कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध क्या हो गए, बिगड़ते चले गए। समझ रहे बात को, संबंध क्या हो गए, बिगड़ते चलेगा। एक को लाभ होगा, दूसरे को नहीं लाभ होगा, तो दोनों समुदाय आपस में बहस करेगा कि नहीं, कि आपको ये लाभ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में संबंध बिगड़ जाएंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक दिया है, मैंने बताया था आपको बहुसंख्यकवाद क्या होता है, शब्द है ना, शब्द को देखिए कितने लंबे शब्दों में डिफाइंड किया गया है। देखिए, यह मान्यता यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय, समुदाय अर्थात समूह, समूह किसका होता है, समुदाय किसका होता है, लोगों का होता है। अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है अर्थात उनकी संख्या अधिक है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। ये जो विचारधारा, यह जो सोच है कि हमारी संख्या अधिक है तो हम मनचाहे ढंग से देश पर शासन करेंगे, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे। अवहेलना करे मतलब कि ध्यान न दे, है ना, उससे मतलब ही न रखे उनकी इच्छाओं से, अल्पसंख्यक समुदाय के। तो ये जो सोच है, यह जो विचारधारा है, यही कहलाती है बच्चे बहुसंख्यकवाद। ठीक है, तो कहानी में आइए। कहानी में कहता है कि श्रीलंकाई तमिलों ने, अब नाराज तो हो गए हैं ये तो पता चल गया हमें। तो कथा है, ध्यान रखिए, कहानी है ये। तो नाराज हो गए हैं। नाराजगी के बाद जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दी कि भैया अपनी बात अगर पहुंचानी है, नियम बनवाने हैं, तो भैया पार्टी बनाओ अपनी, ताकि पार्टी से ही तो बात पहुंचाएंगे आगे, क्योंकि लोकतंत्र है। और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया कि तमिल को भी क्या बनाओ, राजभाषा बनाओ, तमिल में भी काम होने चाहिए, है ना। दूसरा, हमारा जो क्षेत्र है, कि हम छोटे क्षेत्र में रहते हैं तो हम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये तो गलत है। तो हमारे जो क्षेत्र हैं उनको स्वायत्ता हासिल हो। अब यहाँ स्वायत्ता क्या होता है, देखिए अब ये थोड़ा एक कदम आगे चलेगा। स्वायत्ता अर्थात कि भैया हम अपने क्षेत्र में स्वयं डिसीजन ले। आप क्यों डिसीजन ले रहे हो, हम तमिल भाषा बोलने वाले अलग लोग हैं, तो हमारा डिसीजन हम खुद, हम स्वयं लेंगे। आप क्यों ले रहे हो, तो हमें क्या चाहिए, स्वायत्ता चाहिए। स्वायत्ता अर्थात सेल्फ इंडिपेंडेंसी, स्वयं निर्णय लेने की ताकत, ये हमें मिलना चाहिए। हम अपना निर्णय स्वयं ले, अपने डिसीजन खुद लें। ठीक है, किस किस क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जो समान अवसर मिलना चाहिए उसके क्षेत्र में। ठीक है, और इन क्षेत्रों में स्वायत्ता को लेकर के क्या किया इन्होंने, संघर्ष किया। संघर्ष करना मतलब कि भैया अपने अधिकारों के लिए प्रयत्नशील रहे। ठीक है, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता, अब जो तमिल लोगों के जो इलाके थे उनकी आबादी वाले, उनकी स्वायत्ता कि उनकी मांगों को लगातार क्या किया गया, मना किया गया, नकारा गया, है ना। तो 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर उनके राजनीतिक संगठन बने। तो एक पार्टी बन के उभरी, नाम क्या था, नाम था स्वतंत्र, किनकी पार्टी, जिनको लग रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तमिलों की पार्टी, है ना, तमिल भाषा बोलने वालों की पार्टी। नाम क्या, स्वतंत्र तमिल इलम, है ना। तो ये एक पार्टी बनाई, और पार्टी मतलब इन्होंने बोला कि ये जो पार्टी है ये हमारी सरकार सरकार चलाएगी। किसकी सरकार, तमिलों की सरकार चलाएगी। ठीक है, और इस तरह से अनेक राजनीतिक संगठन छोटे मोटे और बनकर सामने आने शुरू हो गए। ठीक है, तमिलों की।
श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने, अविश्वास अर्थात एक दूसरे पर विश्वास न होना, समुदाय, दो समुदाय थे यहाँ, एक तमिल समुदाय, दूसरा सिंगली समुदाय, तमिल भाषा बोलने वाले तमिल समुदाय, सिंगली भाषा बोलने वाले सिंगली समुदाय। तो इन दोनों समुदायों के बीच परस्पर एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ता चला गया, अर्थात एक दूसरे पर विश्वास कम होता चला गया, और यही बड़े टकराव का क्या लिया, रूप ले लिया, है ना। बड़े टकराव मतलब हिंसक झड़प होने शुरू हो गए अधिकारों को लेकर के। यह टकराव किसमें तब्दील हो गया, याद रखिएगा, गृह युद्ध में। एक नया शब्द आया आपके सामने, गृह युद्ध। गृह अर्थात होता है घर, गृह अर्थात होता है घर, और युद्ध अर्थात तो पता ही है आपको। तो घर में जब युद्ध छिड़ जाए अधिकारों को लेकर के, तो इसे ही कहते हैं गृह युद्ध। आपके घर में भी कभी अगर युद्ध हो जाए दो भाइयों में, तो समझिए वो गृह युद्ध है। हालांकि बहुत छोटा रूप है, वो शांत हो जाता है, लेकिन है तो ये गृह के अंदर ही। तो जब देश में ये बड़े लेवल पर होने शुरू हो जाए, देश के भीतर ही दो समुदाय आपस में टकराने लग जाए अधिकारों को लेकर के, और हिंसक रूप ले लिए, तो इसे गृह युद्ध की संज्ञा दी जाती है, गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। ठीक है, परिणत हो गया। तो गृह युद्ध में परिणत हो गया। परिणाम क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्ष के हजारों लोग क्या मारे जा चुके हैं इसी टकराव की वजह से। देखिए कहाँ अधिकार की बात हुई थी और कहाँ इस टकराव के कारण हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। वो कुछ को डर, कुछ जो लोग शांत विचारधारा के थे, जो इन सब से दूर रहना चाहते थे, वो देखे कि भाई यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो भाई क्या करो, दूसरे देश चले जाओ। तो भागकर क्या बन गए, शरणार्थी बन गए। शरणार्थी किसे कहते हैं, नया शब्द आया, शब्द को पकड़ते चलिएगा। देखिए जिसको अपने घर से निकाला जाए, या को वो निकल जाए किसी कारणवश, गृह युद्ध के कारण या फिर अन्य कारणों से आपदा आ जाए, जो भी हो जाए, और जाकर के कहीं और बस जाए किसी और देश में, तो क्या कहलाता है, शरणार्थी कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसने शरण लिया है कहीं और। तो शरण लेने वाला शरणार्थी, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। तो आप क्या हुए, विद्यार्थी। चलिए, इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। अब युद्ध होंगे तो कामकाज तो ठीक से चल नहीं पाएंगे, घर के अंदर ही दुकान नहीं खोल पाएंगे डर के मारे, लोग ड्यूटी पर नहीं जा पाएंगे, तो क्या हो गए, काम धंधे चौपट हो गए। अब रोजी रोटी चली जाएगी, काम धंधे चौपट हो जाएंगे, तो भी तो लोग वहां से जगह छोड़ के चले जाएंगे। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में क्या, कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास अर्थात धन का विकास, शिक्षा अर्थात पढ़ाई, और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। ठीक है। तो आपने, हाँ, तो आप जब आपको हम जब पढ़ाएंगे श्रीलंका के विषय में 10वीं कक्षा में, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे हम अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार श्रीलंका में ये सारे रिकॉर्ड सबसे अच्छे हैं। कौन कौन से, तो आर्थिक विकास, श्रीलंका ने आर्थिक विकास बहुत तेजी से किया है। शिक्षा, शिक्षा बहुत अच्छा है वहाँ, शिक्षा में स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य के विषय में भी वहाँ बहुत अच्छे मामले हैं। पर वहाँ जो गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, अब गृह युद्ध हुआ पता है आपको, तो गृह युद्ध से होने से क्या हुआ कि मुल्क के, मतलब देश के, मुल्क अर्थात देश होता है, जो समाज का सामाजिक हिस्सा है, सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक जो कल्चर है वहाँ का, और जो आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा। ठीक है, तो गृह युद्ध की वजह से विकास तो किया, लेकिन विकास में भी बहुत सारी परेशानियां आई। कारण क्या था, कारण था वहां का गृह युद्ध। ठीक है, 2009 में इस गृह युद्ध का क्या हुआ है, अंत हुआ है। तो गृह युद्ध का अंत कब हुआ है, 2009 में, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बेल्जियम की समझदारी पे। कहानी को अब फिर से पलटिए। अभी तक हम बेल्जियम के समस्या को समझे, अभी उसके बाद हम श्रीलंका की समस्या को समझे। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने क्या कदम उठाए, है ना। आइए, बेल्जियम की समझदारी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसने समझदारी भरे कदम उठाए। कैसे, तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, कि श्रीलंका ने जैसा किया वैसा हम नहीं करने वाले, हम तो अलग रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि हमारे भीतर, हमारे देश के भीतर हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के क्या है, अंतर हैं, अलग अलग समुदाय रहते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा, और यह भी माना कि संस्कृति में भी हमारे क्या है, विविधता, विविधता अर्थात डिफरेंस है, अंतर है, अलग अलग भाषा है तो अलग अलग विचार भी होंगे। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए गए, ध्यान दीजिएगा, कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। रुक जाइए यहाँ पे,
1970, देखिए 1960 से 70 में वहां भी समस्याएं बढ़ रही थी, तो 70 में क्या किया, 70 से लेकर के 93 में क्या किया गया, इन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किया। प्रश्न उठेगा सर ये संविधान क्या होता है, ये तो पता है, पर ये संशोधन क्या कह दिया सर आपने। देखो बच्चे, संशोधन क्या होता है, जब भी हम संविधान में किसी नियम में बदलाव करते हैं या कोई नियम में कुछ हटाकर कुछ नया चीज जोड़ते हैं, मतलब बदलाव ही हुआ एक तरह से संविधान के नियमों में, तो वो संशोधन कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। तो ये बदलाव किए गए, किस लिए बदलाव किया जाए, बदलाव किए गए बेल्जियम में, ताकि वहां किसी भी आदमी, ध्यान दीजिए, किसी भी आदमी को बेगानेपन का, परायेपन का एहसास न हो, ठीक है, और वो देश से क्या रहे, जुड़ा रहे। ठीक है, क्लियर है। और सभी आपस में कैसे रह सके, मिलजुल कर रह सके। तो आप देख रहे हैं कि बेल्जियम सरकार की समझदारी के विषय में उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है, तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। ज्यादातर देश जो है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही, ऐसा ही करो। लेकिन ऐसे बहुत आपको कम लोग मिलेंगे जो यह कहेंगे कि भैया आप भी सही हम भी सही, क्यों ना हम दोनों अपने अपने रास्ते चले, साथ साथ चले, एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए, बिना परेशान किए। तो ये चीजें ज्यादा अच्छी हैं। जिन्होंने कल्पना किया कि हम एक ऐसा व्यवस्था करते हैं जहां सब खुश रहे, और इन्होंने ऐसा करके दिखाया भी, जैसा कोई और देश नहीं कर पाया। बेल्जियम का जो मॉडल था उसमें विशेष जानकारियों के लिए बॉक्स देखना पड़ेगा आपको। इसकी कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। क्या बातें थी, देखिए, पहला बात, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है, प्रावधान अर्थात साफ साफ यह नियम है, प्रावधान अर्थात नियम, क्या, कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, है ना। हालांकि देखेंगे आप कि वहां पे जो है डच भाषा बोलने वाले अधिक थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम थे। इसके बावजूद कह रहे नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों बराबर बराबर रहेंगे। कहाँ, केंद्रीय सरकार में, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें हम बराबर बराबर रहेंगे, ताकि किसी के मन में कोई खटपट ना हो। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई, कुछ अलग कानून बनाना है तो तभी बन पाएंगे जब दोनों भाषा बोलने वाले समूह के सांसद का क्या हो, बहुमत हो, उसके पक्ष में हो। ठीक है, किसके पक्ष में, जो बनाना चाहते हैं, जो नियम बनाना चाहते हैं उसके पक्ष में बहुमत हो। बहुमत मतलब क्या होता है, नया शब्द है, ध्यान दीजिए। तो बहुमत अर्थात होता है अधिक, और मत मतलब वोट, है ना, कि दोनों तरह के, दोनों जो समूह है उन दोनों समूहों के बाद क्या, के पास क्या हो, अधिक से अधिक मत हो, वोट हो। ठीक है, इस प्रकार, रुकिएगा, हाँ, इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, है ना, कि अगर किसी की संख्या अधिक हो तो वो चाहेंगे तो अपनी बात थोप सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की संख्या समान होगी तो ऐसे में दोनों एक दूसरे पर अपनी बात नहीं थोप पाएंगे, और ऐसे में जो सही होगा उसी के लिए दोनों पक्ष से क्या आएगा, सहमति आएगा। ठीक है, दूसरा, आगे क्या बदलाव, देखिए, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। अब ध्यान समझिएगा, जो केंद्र सरकार था, इस केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां थी, उन शक्तियों को देश के जो 2 इलाके थे, एक फ्लेमिश इलाका याद है ना, और एक था फ्रेंच भाषी वाला इलाका, तो इन दोनों इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकार थी, अब हर जैसे हर क्षेत्र में सरकार तो होती है, एक केंद्र सरकार होती है, दूसरा क्षेत्रीय सरकार होती है। तीन क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां सौंप दी गई, किनके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, यानी, ध्यान समझिएगा, यानी जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। अर्थात ऐसे समझिए कि जो राज्य सरकार है वो अपने क्षेत्र के लिए निर्णय स्वयं कर पाती हैं, और जो केंद्रीय सरकार है वो इन पर दबाव नहीं बना पाती है राज्य सरकारें पर। तो ऐसे में राज्य सरकार अपने क्षेत्र के लिए विकास के अच्छे निर्णय ले पाएगी, बिल्कुल ले पाएगी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स क्या थी, याद है ना, राजधानी थी बेल्जियम की, और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, मतलब 50-50% दोनों के नेता हैं इसमें। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जो फ्रेंच भाषी, याद है ना, फ्रेंच भाषी ब्रुसेल्स में राजधानी में कितने थे, 80% थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया इस चीज को, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था।
तो दोनों आप ऐसे समझिए इस चीज को कि ये रहा बेल्जियम, मान लीजिए एक तरफ है हमारा कौन, एक तरफ डच और दूसरी तरफ कौन है, फ्रेंच भाषी। अब ये है बीच में क्या है, ब्रुसेल्स राजधानी है। राजधानी के भी दो हिस्से कर दीजिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, इसको हटा ही देते हैं, अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये रहा, ऐसे समझ लीजिए। अब हमें पता है डच भाषा बोलने वाले अधिक हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम हैं। इसके बाद एक राजधानी है, वहां पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक हैं और डच भाषा बोलने वाले कम हैं। अब हुआ ये कि एक तरफ जहां फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम थे, एक तरफ जहां फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम थे, कहाँ, पूरे देश में, वहां पे दोनों को 50-50% क्या मिला, सीट मिला केंद्र की सरकार में, ठीक है। वहीं जब राजधानी में सरकार बनी तो वहां पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक थे, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक थे। लेकिन उन्होंने, चूंकि यहाँ पर डच ने फ्रेंच को मौका दिया था 50% मतलब सीट पर सरकार बनाने का, वहीं जब राजधानी की बात हो रही तो राजधानी में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं इनकी संख्या अधिक है, इसके बावजूद इन्होंने डच भाषा वाले को क्या दिया, 50% सीट दिया। तो दोनों जगह है ना, दोनों जगह कि भैया आप हमको वहां मौका दो, आपको हम वहां मौका दे रहे हैं, तो दोनों जो है दोनों खुश हो गए इस तरह से। तो वही कह रहा है कि फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, ठीक है। देखिए बेल्जियम की एक बस्ती का पता है यहाँ, बस्ती का पता है, देखिए कैसे है। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दो भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है, ठीक है। इसमें फ्रेंच और डच में दी गई है, देखिए इस तरह से। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार है, काम करती है। तीसरे स्तर की सरकार, हाँ बिल्कुल। देखिए एक तो बड़ी सरकार हो गई, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार, जिसका पूरे देश पर अधिकार होता है। दूसरा क्या हो गई, दूसरा राज्य सरकार हो गई, अलग अलग राज्यों में सरकार बना रखी है। तीसरा उन राज्यों के भीतर भी सरकार होती है, सामुदायिक सरकार, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार होते हैं, जिसमें आप सुनते होंगे गाँव के मुखिया सरपंच वगैरह सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी चीज को समझिएगा कि आपको आइडिया दे दिए हैं, अब समझ में आएगा। यानी सामुदायिक सरकार, तीसरी सरकार का नाम क्या था, सामुदायिक सरकार। पहला केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा सामुदायिक सरकार। सबसे बड़ा केंद्रीय सरकार, उससे छोटा राज्य सरकार, उससे छोटा सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, अर्थात क्योंकि ये छोटे क्षेत्र में होता है तो वहां तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे। तो इस सरकार का चुनाव जो होता है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वो जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का भी अधिकार है। तो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं संस्कृति, शिक्षा और भाषा। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लगा सकता है, जटिल तो है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है अब तक। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, क्योंकि सभी खुश हैं। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता है ना, भाषा के आधार बढ़ जाता है कि भैया फ्लेमिश लोग अलग देश बना लेंगे और डच भाषा बोलने वाले अलग देश बना लेंगे। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का, याद है नहीं आपको, आप जब जाएंगे क्लास 12 में तब वहां पढ़ने को मिलेगा यूरोपीय संघ आपको। तो अनेक देशों ने, यूरोप के अनेक देशों ने मिलकर क्या बनाया, एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उसका नाम क्या रखा, यूरोपीय संघ। तो बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका क्या बनाया गया, मुख्यालय चुनाया गया, है ना, ब्रुसेल्स में। देखिए ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद, ये यूरोपीय संसद है जो ब्रुसेल्स में है। तो अब देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या बोलता है, तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज्यादा ताकतवर होते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी तो शुरू में मैंने कहा था। यह है बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर जरा सोचने दीजिए आगे, और चलिए सोचते हैं। अखबारनामा, ये तो आपको करने के लिए आप देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। आगे कहता है, देखिए बेल्जियम और श्रीलंका के इन कथाओं से, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
पहला कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। कौन? बेल्जियम। दूसरा कौन? श्रीलंका। दोनों लोकतांत्रिक है। फिर भी सत्ता में साझेदारी, जब सत्ता शक्ति बांटने की, जब राजनीतिक शक्ति बांटने की बात आती है, तो उसके सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है ना। दोनों का तरीका अलग था। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय जो हमारे यहाँ हैं, उन समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। मतलब सभी खुश रहें तो देश प्रसन्न रहेगा। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष, ध्यान दीजिएगा, इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर क्या हो गए थे? सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? आपको कार्टून दिया है, देखिए, जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना जर्मन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, जिसमें आप बताया गया है कि बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पार्टियां हैं, नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन की सरकार है। कैसी सरकार? गठबंधन की। जैसे हमारे देश में भी गठबंधन की सरकार है, दो या तीन चार पार्टी मिलकर क्या बना रखी है? सरकार बना रखी है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। प्रतिस्पर्धी रहना मतलब एक दूसरे का विरोधी रही हैं, एक दूसरे से इनके विचार नहीं मिले हैं। लेकिन क्या हुआ, सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। मतलब दोनों को इतने वोट मिले, इतने सीटों पर जीत पाई, जिससे ये अकेले सरकार नहीं बना सकती थी। इसलिए इन्होंने क्या कर लिया? गठबंधन सरकार बना लिया। मतलब विचार नहीं मिल रहा है लेकिन रिश्ता बना लिया। ऐसे समझिए कि आपस में इनके विचार नहीं मिल रहे हैं पर विवाह कर लिए, गठबंधन बना लिए। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं। मतलब निर्णय लेने की बात आती है तो दोनों का विचार मिलता नहीं है फिर से, क्योंकि शुरू से नहीं मिलता था। फिर भी वह साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो जर्मनी की संसद के बारे में आप और डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। तो क्या ये प्रक्रिया सही है? नहीं, देश के लिए गड़बड़ हो जाती है। देखिए, ऐसी दो पार्टियां जिनके विचार मिलते हों वो मिलकर सरकार बनाए ना, तो सही लगता है। लेकिन जब दो पार्टी जिनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं, अगर वो सरकार बनाएगी मिल करके, तो आपस में क्या होते रहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, झगड़े होते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी डिसीजन देश के हित में लेना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज है। अब यहाँ पे देखिए, हो सकती है आगे क्या है, यहाँ पे नीचे होगा। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अगला टॉपिक है आपका, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। इस प्रकार देखिए, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता अर्थात शक्ति का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह, जो समाज में विभिन्न समूह हैं, उनके बीच टकराव का जो अंदेशा है, जो टकराव हो सकता है, वो अंदेशा अपने आप कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा में बदल जाती है। पहले टकराव होता है, विचार नहीं मिलते हैं, बाद में लड़ाई छिड़ जाती है और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है, मतलब सरकार गिरने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए क्या है? अच्छा है। मतलब शक्ति बांट देना ही अच्छा है कि दूसरा अपने मर्जी से जी सके। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। अर्थात जो बहुसंख्यक समुदाय चाहता है उस बात को थोपना तो सही लगता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता, अर्थात देश की टूटने वाली बात पर, देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, अर्थात देश टूट सकता है। ठीक है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज बात ध्यान समझिएगा, ऐसा नहीं है हमेशा एक जैसा हो। देखिए ध्यान समझिएगा कि चाहे बहुसंख्यक की बात हो या अल्पसंख्यक की बात हो, होना वही चाहिए जो सही है। ध्यान समझिए, होना वही चाहिए जो सही है। यदि अल्पसंख्यक मांग कर रहा है और वो चीजें गलत है तो नहीं होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक कोई चीज़ की मांग कर रहा है और वो भी गलत है तो भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो जो सही है वो होना चाहिए। बात अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की नहीं है, बात है सही और गलत की। ठीक है। श्रीलंका ने अपना विचार थोपा, थोपना तो बिल्कुल गलत है,
ध्यान समझिएगा, वो गलत था इसीलिए गलत हो गया। अगर श्रीलंका, आप सोचिए श्रीलंका जो है, जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं उनको भी अधिकार देता तो वो गृह युद्ध की नौबत ही नहीं आती। समझ रहे बात को ना? तो अधिकार दे देना चाहिए। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, क्या? कि वह बात कही एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लूं मैं, गला सूख गया। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है, क्या? कि सत्ता की जो साझेदारी है, जो सत्ता को बांटने की बात होती है, दरअसल लोकतंत्र की वो आत्मा है। अर्थात जब आप सत्ता को बांटते हैं तो लोकतंत्र में नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको शक्ति मिल जाती है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच क्या किया जाए? सत्ता अर्थात शक्ति को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें, मतलब इन शक्ति का उपयोग करते हुए खुश रहें। इसलिए वैध सरकार वही है। वैध अर्थात ऐसे समझिए लीगल अर्थात सही सरकार, सही सरकार अर्थात वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, अर्थात सभी समूह मिलकर के शासन व्यवस्था को चलाने में अपना अपना योगदान देते हैं। इन दो तर्कों में से एक को, इन दो तर्क जो दो तर्क दिए गए हैं उनमें से हम एक को युक्ति परक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं, है ना? युक्ति परक अर्थात कि यह सही रास्ता भी है और नैतिकता भी यही है कि हम सबको क्या दें? उसका अधिकार देता कि सरकार चलाने में उसका भी सहयोग रहे और उसे भी लगे कि भाई मेरी सरकार है, मैं भी तो इसमें योगदान दे ही रहा हूं। युक्ति परक, युक्ति क्या होती है? देखिए युक्ति परक अर्थात कि जो सही हो, जो समझ में सही लगे, ऐसे नियम को कहते हैं युक्ति परक, समझदारी से भरा नियम ऐसे समझिए। तो युक्ति परक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणाम पर जोर देता है कि जिस नियम में लाभ हो वही नियम, उसी युक्ति को हम अपनाएं, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो देखिए लाभ से भी कहीं कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या? नैतिकता। कई बार आपको हानि हो रही हो लेकिन सही और गलत के बीच निर्णय करना हो, देखिए आपके सामने अगर चोरी करने का मौका मिले, आपको लाभ हो रहा हो, तो क्या चोरी करना सही होगा? नहीं। नैतिकता आपको बताएगा कि यह गलत कर्म है, मत करो। वहीं आपको लाभ जो है बताएगा कि भाई छोड़ो नैतिकता वगैरह और अपने फायदे पर ध्यान दो। लेकिन सच्चाई यही है कि आपको नैतिकता के रास्ते चलना चाहिए। ठीक है, देखिए युक्तिपरक यहाँ पे युक्तिपरक शब्द को डिफाइन किया गया है। युक्तिपरक क्या है? देखिए हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाइए पहले, और जब हिसाब लगा लिए हैं तो फैसला लीजिए कि क्या सही है। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित जो फैसला होगा अक्सर इसके उलट होगा। अर्थात आप जब युक्ति लगाते हैं, आप जब सोचते हैं कि भाई क्या लाभ, मेरा क्या फायदा होगा, तो हो सकता है कि आप क्या करें, नैतिकता को आप छोड़ दें, सही गलत की बात आप सोचबे नहीं करें, तो वो युक्तिपरक हो गया। ठीक है, तो आप स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, खलील की उलझन, है ना? ये शायद लास्ट है क्या? नहीं, इसके आगे भी चैप्टर है आपका। ठीक है, चलिए आज 23 निकालते हैं। खलील की उलझन क्या है? खलील की उलझन में कहानी पढ़ते हैं। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। बेताल कौन था? कहानी सुनाने वाला। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, कहानी क्या है कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ऑर्थोडॉक्स ईसाई क्या होता है? जो पुराने विचारधारा वाले होते हैं ना, ईसाई धर्म को मानने वाले में भी जो पुराने रीति रिवाजों परंपरा को मानने वाले होते हैं, उनकी बात हो रही है। ईसाई थे तो माँ क्या थी? सुन्नी मुसलमान थी, अर्थात दोनों दो धर्म के थे। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी, अलग बात न थी। अनूठी होना मतलब अलग बात न था। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे जाकर के। जैसे आज भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहते हैं, लेकिन राजधानी में जाकर दिल्ली में बस जाते हैं। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था,
पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से भी लड़ते थे। खलील का एक चाचा ऐसा ही लड़ाई में क्या हुआ था, मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हो गए कि सत्ता को हमें क्या है ना, बांट लेना चाहिए। गृह युद्ध जब खत्म हुआ तब इन नियमों के अनुसार यह तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कैथोलिक अर्थात ये एक धर्म है, रिलीजन है। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। यह डिसाइड किया गया कि राष्ट्रपति कौन होगा, मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक, और प्रधानमंत्री कौन होगा, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, है ना, जो फ्रांस बीच में हस्तक्षेप करता था उनसे संरक्षण की मांग ईसाई नहीं करेंगे, और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हो गए। ठीक है, ये लेबनान की कहानी है। आप देखेंगे ना, यूरोप में लेबनान देश पड़ता है। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी और बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का क्या करते हैं, आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। क्लियर है? तो खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है खलील, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य समान लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता है। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाएगा, भले ही वह किसी भी जाति का हो, किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी क्या है, गारंटी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए, है ना। विक्रम, देखिए विक्रम बेताल बैठा हुआ है कहानी पर, कहानी चल रहे हैं। टावर ये रहा, टीवी टावर। तो पहुंच गए, यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? बेताल कह रहा है, क्योंकि उसके पास अधिक शक्ति है। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में सहायता करेंगे? तो आप इस सवाल का जवाब अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिए कि क्या होना चाहिए, है ना। क्या खलील जो प्रश्न कर रहा है वो सही है ना? है तो क्या होना चाहिए? क्या लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए या पुरानी व्यवस्था ही चलनी चाहिए? देखिए ये कहानी इसलिए बताया गया है ताकि आपकी एक समझ विकसित हो लोकतंत्र के प्रति, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। आपको केस दे देगा, केस मतलब कोई कारण दे देगा, स्टडी दे, आपको उस केस को पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, कहानी भी छोड़ना सही नहीं है। देखिए सत्ता के साझेदारी के रूप, ठीक है, आइए देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप में जब कहता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी के विचार सामने आया था। ठीक है, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। ऐसा ही तो होता आया था। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना क्या हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। तुरंत फैसले कैसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब फैसले लेना होते हैं तो उसमें देरी हो ही जाती है। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, सिद्धांत अर्थात नियम है क्या, कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता ही तो वोट देती है, सारी शक्ति के स्रोत कौन है, जनता है। इसमें लोग स्वशासन अर्थात स्वयं के शासन की संस्थाओं के द्वारा, लोग कैसे शासन करते हैं, उनकी एक संस्था है, उनकी एक संस्था है, उन संस्थाओं के माध्यम से लोग शासन करते हैं, संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में, ध्यान दीजिएगा, समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो समाज के विभिन्न समूह हैं, उनके विचारों को
उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक जो नीतियां बनती है, जो नियम सबके लिए बनते हैं, उनको तय करने में, ध्यान दीजिएगा, उनको तय करने में सबकी बातें उसमें शामिल होती है। इसीलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन में उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में क्या बनाया जाए, हिस्सेदार बनाया जाए, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीतिक जो शक्ति है उनको ग्रहण करें और उसको चलाने का, उसको निभाने का प्रयास करें। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जो आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सत्ता की जो साझेदारी है, अर्थात सत्ता को जो बांटने के नियम है, उनके अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। ठीक है। पहला, शासन के विभिन्न अंग, जैसे देखिए क्या होते हैं। शासन के विभिन्न अंग में जैसे क्या होती है, विधायिका होती है, ठीक है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। देखिए न्यायपालिका में आप ऐसे समझिए, क्योंकि आप छोटे हैं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए न्यायपालिका अर्थात जितने जज होते हैं ना, तो जज क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उनको डिसीजन, निर्णय लेने से पहले किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, सिवाय एक की, किसकी, भारत के संविधान की, है ना। वो भारतीय संविधान के हिसाब से देखते हैं कि क्या नियम है ना, और उस नियम का पालन करते हुए अपना निर्णय सुनाते हैं। दूसरी क्या होती है, कार्यपालिका, और तीसरी क्या होती है, विधायिका। विधायिका में कौन है, तो विधायिका में बैठते हैं आपके जितने मंत्रीगण होते हैं ना, समझिए जितने जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के नेता हैं, जिनको जनता चुन करके वोट देकर भेजती है, उनसे निर्माण होता है किसका, विधायिका का। और कार्यपालिका क्या है, तो भैया देखिए विधायक जो नियम बनाएंगे, उन नियमों को पालन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उन नियमों को पालन करवाने के लिए कौन कार्य करेगा, वो काम करेगा कार्यपालिका, मतलब कार्य को करवाएगा कार्यपालिका। और कार्य करते हुए अगर किसी ने गलती किया, मान लीजिए कार्य करते हुए किसी ने गलती किया, या आम जनता ने ही गलती कर दिया, उन नियम को फॉलो नहीं किया अच्छे से, तो दंड कौन देगा, तो दंड देगा कौन, न्यायपालिका। तो ये तिकड़ी चली आ रही है, समझ रहे ना, ये तिकड़ी चली आ रही है, तीनों मिलकर कार्य करते हैं। और इन्हीं के बीच क्या होता है, जो राजनीतिक शक्ति होती है उसका बंटवारा हो रखा है। क्लियर है, किसके किसके बीच, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा हो रखा है। इसे हम सत्ता का क्या करते हैं, क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा लेकिन आप समझा देंगे, फिक्र नहीं कीजिए आप। विभिन्न विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब क्या, कि भैया शक्ति जो है बांट दिया गया है स्तर बाई स्तर, किसी को तो कम शक्ति, उससे ज्यादा दूसरे को शक्ति, उससे ज्यादा तीसरे को शक्ति। और ऐसा नहीं है, एक दूसरे के शक्ति में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है ना। जैसे न्यायपालिका संविधान के अनुसार कार्य करती है, और जो विधायिका है वो भी संविधान के अनुसार कार्य करती है, तो संविधान दोनों को क्या करता है, गाइड करता है। और न्यायपालिका और विधायिका के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका और विधायिका के अनुसार, न्यायपालिका और विधायिका के अनुसार कार्यपालिका कार्य करता है। तो ये चीजें हैं, समझ रहे बात को ना। आगे सुनिएगा कि ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असमुचित उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब ये तीनों अंग है ना, तीनों अंग है ना, ध्यान दीजिएगा, तीनों अंग है। कौन कौन तीनों अंग है, ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा। ये तीनों अंग कौन कौन, तो देखिए, विधायिका एक अंग, कार्यपालिका दूसरा अंग, न्यायपालिका तीसरा अंग। ठीक है। तो तीनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, तीनों जो है ऐसा समझिए कि तीनों एक दूसरे की निगरानी भी करते हैं और तीनों अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कैसे, तो न्यायपालिका को विधायिका रोक सकता है, ठीक है, न्यायपालिका जो है विधायिका के फैसले को पलट सकती है, क्योंकि अगर संविधान का उल्लंघन है तब ऐसी परिस्थिति में। और जो विधायिका और न्यायपालिका है वो कार्यपालिका पर भी निगाह रखती है। तो इस तरह से ये तीनों जो है मिलकर कार्य संपादित करते हैं और अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं करते हैं, सीमित उपयोग करते हैं। जितना उनको अधिकार दिया गया है उतना ही उपयोग कर पाते हैं। हर अंग दूसरे अंग पर, ध्यान दीजिए, क्या करेगा, अंकुश रखता है, मतलब रोक लगा कर रखता है कि कोई गलत ना करे। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच, ये विभिन्न संस्था हैं तीनों, इनके बीच सत्ता का क्या रहता है, संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है ना, बैलेंस बना रहता है ना। कोई ज्यादा शक्तियों का दुरुपयोग कर पाता है, और इस तरह से एक दूसरे पर सब क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, ध्यान रखते हैं, कोई गलत ना करे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में नवीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था क्या, कि हमारे देश में कार्यपालिका जो है उस सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। मैंने बताया ना, जो विधायिका है, जो संसद है, उसके अधीन कार्य करती है। कौन, कार्यपालिका। सत्ता का उपयोग कर रही है
ठीक है, मतलब शक्ति मिला हुआ है कार्यपालिका को, नेता उता सब है इसमें, देखते हैं नेता मंत्रीगण सब है इसमें। ये आपको जब जो मंत्री बन जाते हैं अपने नियमों का मतलब सारे सुविधाओं का उपयोग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन वह कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, जो संसद के विरुद्ध चला जाए, क्योंकि नियमों को पास कहाँ से कराएंगे वो, तो नियमों को पास कराएंगे भैया कहाँ से, संसद से ही, संसद में ही तो प्रस्ताव लाएंगे, संसद से ही तो पास कराएंगे, संसद में ही तो वोटिंग होती है ना। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन कर रही है, कार्यपालिका। अर्थात देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो जज बनते हैं उनको ऐसे समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, अ, उनको जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ याद आया, शपथ, शपथ ग्रहण कराए का कार्य कौन करती है, वो तो कार्यपालिका ही करेगी, मंत्री यहाँ आते हैं, राष्ट्रपति महोदय शपथ ग्रहण कराते हैं, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका जो है, ध्यान दीजिएगा, वही न्यायपालिका जिसको कार्यपालिका जो है नियुक्ति करवा रही है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करवा रही है, वही न्यायपालिका, ध्यान दीजिए, जिसकी नियुक्ति करवाने वाली कौन थी, कार्यपालिका, वो क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, तो वो क्या करेगी, न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। मतलब आप ऐसे कानून मेरे आप नियुक्ति किए उससे क्या, आप ऐसा नियम नहीं बना सकते, ठीक है, जो संविधान विरुद्ध हो या जनमानस जनता के विचारों के विरुद्ध हो। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन, दोनों साथ साथ, दोनों की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सरकार, देखिए दूसरा क्या कहता है, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो सकती है, जैसे अपने देश में है ना सामान्य सरकार, केंद्र सरकार, और फिर प्रांतीय स्तर पर, प्रांत मतलब क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्र, जो राज्य स्तरीय समझिए, तो प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। तो ऐसा हमारे देश में है ना, केंद्र सरकार है पूरे देश के लिए और हर राज्य में अलग सरकार है। जैसे आप ऐसे ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में अलग सरकार है योगी जी की, और आपको हरियाणा में अलग सरकार है खट्टर जी की, है ना। लेकिन पूरे देश में देखेंगे तो मोदी जी की सरकार है, तो केंद्र सरकार अलग हो गई कि नहीं हो गई, और राज्य सरकार अलग हुई कि नहीं, अलग अलग सरकार हो गई। पर ये पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। तो हमारी सरकार कैसी है, याद कीजिएगा, संघीय सरकार है। भारतीय जो लोकतंत्र है हमारा, वो कैसा लोकतंत्र है, संघीय लोकतंत्र है। संघ, संघ किसे कहते हैं, जहां पे ग्रुप होता है, मतलब समूह में सरकार बनती है। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रांतीय स्तर के या क्षेत्रीय स्तर के छोटे लेवल पर जो सरकारें होती हैं, उनको हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। भारत में हम इन्हें क्या बोलते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, आप समझ लीजिए, कई देशों में जो है प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार है ही नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। क्लियर है कि जहाँ पे हर जगह ऐसी व्यवस्था तो है नहीं जैसे हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ का जो संविधान है उसमें इस बात को साफ साफ लिख दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। मतलब केंद्र की क्या क्या शक्तियां हैं, केंद्र की क्या क्या शक्तियां हैं और राज्य की क्या क्या शक्तियां हैं, ये दोनों शक्तियां कहाँ लिख दी गई हैं, संविधान में लिख दी गई हैं। कहाँ लिख दी गई हैं, संविधान में लिख दी गई हैं। तो झगड़े नहीं होते हैं इस तरह से। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, बेल्जियम में लिखा हुआ है कि कितनी कितनी शक्तियां हैं, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए, जो राज्य सरकार से नीचे स्तर की सरकार होती है, जो स्थानीय सरकार होती है, सामुदायिक सरकार होती है, सरकारों के लिए ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। नगर पालिका आपको नगरों में देखने को मिल जाता है। नगर मतलब जो छोटे छोटे क्या होते हैं, शहर, शहर को ही नगर कहते हैं। ठीक है, जो बड़ा नगर, बड़ा शहर होता है, तो शहर में क्या होगी, शहर में तो नगर पालिका हो जाएगी, या गांव में जो काम देखिए कौन होगी, वो पंचायत हो जाएगी, पंच गांव में होते हैं।
उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच, जो सबसे ऊपर की सरकार है ना, जैसे केंद्र सरकार, ठीक है, और सबसे नीचे की सरकार जैसे स्थानीय सरकार, छोटे से स्थान की सरकार, ठीक है। तो इनके बीच सत्ता के जो ऐसे बंटवारे, इनके बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, है ना, नीचे शक्ति क्या और ऊपर की ओर बड़ी होती चली जा रही है। हम अगले अध्याय में इस पर फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सत्ता की बंटवारा, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर लंबा होता जाएगा, चूंकि हम विशेष रूप से इसको डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। तो आप इस अगर पूरे वीडियो को एक बार नहीं देख पाए तो आप इसको रोक रोक कर भी देख सकते हैं, 2-3 बार में इस वीडियो खत्म कर सकते हैं। हालांकि मैं तो कोशिश ये करूंगा कि मैं पूरे डिटेल से पढ़ाऊं ताकि आपको एनसीईआरटी से कोई डाउट ना रहे। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, जो सामाजिक बहुत सारे विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, मसलन भाषाई आधार पर धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है ना। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक क्या थी, अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है, मतलब यह नियम दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय जो है, जो समाज, जिनका जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो समुदाय समाज में, और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। मतलब वो कमजोर हैं तो वो उठ नहीं पाएंगे, तो उनको क्या किया जाए, उनको हिस्सेदारी दिया जाए, किसमें, विधायिका में, प्रशासन में, ताकि उनकी भी हिस्सेदारी हो सके, वो भी उसमें भाग ले सके। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब हम 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो SC ST या फिर महिलाओं को जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो आदिवासी जनजाति जो समुदाय है, उनको क्या किया गया है, आरक्षण उपलब्ध कराया गया है ऐसे क्षेत्रों में चुनाव के लिए, ठीक है, ताकि वो भी समाज में खड़े होकर के चुनाव लड़ सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। महिलाओं को विशेष रूप से यह अधिकार दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग, विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझे, उसका अपना, उसका हिस्सा ही समझे, क्योंकि वो जुड़ जाएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय को, जिनकी संख्या कम है, ऐसे समूहों को, ऐसे समुदायों को, ऐसे समाजों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। क्लियर है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए, जो ये समाज में विविधता है, इनको शासन में भागीदारी मिले, शासन में उनका भी रोल हो, शासन मतलब सरकार में रोल हो, समाज हिस्सेदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में क्या करेंगे, चर्चा किए जाएंगे। तो बिल्कुल किया जाएगा। फिलहाल आगे देखिए, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, तो सत्ता को बांटना है, ठीक है। तो जो ये सत्ता है, ये जो बंटवारा हो रखा है, इसमें विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं। वो दबाव समूह क्या कर सकते हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं, और ये आंदोलन करेंगे, दबाव करेंगे, तो क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। क्या करने के लिए, जो सत्ता का बंटवारा है उसको क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। लोकतंत्र में ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र जो हमारे यहाँ है ऑलरेडी, उसमें लोगों के सामने सत्ता अर्थात शक्ति के जो दावेदार होते हैं, दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अर्थात जो चाहते हैं कि सत्ता में हमारी भागीदारी हो, शक्ति प्राप्त करें, हम भी जो हैं मंत्री बने और अपने अपने लोगों के लिए क्या करें, निर्णय ले सके, तो ये इन लोगों को क्या होना चाहिए, इन लोगों के भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए इन लोगों के पास। समकालीन लोकतांत्रिक, जो आज की समकालीन, सम मतलब इस समय, इस काल अर्थात इस समय की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। मतलब विभिन्न पार्टियां जो है, उन्हें लगता है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए सत्ता में, शक्ति निर्धारित करने में, हम भी नियम बनाए अपने अपने लोगों के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध है ये चीजें। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन होता है कि नहीं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होना, तो विभिन्न पार्टियां, अभी चुनाव हुआ था उसमें कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही, जो आपस में जो कंपटीशन होता है, यही प्रतिद्वंदिता, हिंदी में बोलते हैं कंपटीशन को प्रतिद्वंदिता,
पर यही प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित करती है, अर्थात साफ साफ करती है क्या, कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। ठीक है, सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति या एक ही समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि में, समय अवधि एक मतलब एक लंबे समय में, समय पर जब आप गौर करते हैं, एक लंबे समय पर गौर करें, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। मतलब हर बार अलग अलग पार्टी की सरकार, कभी कांग्रेस की बनती है, कभी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, कभी आम आदमी पार्टी की बनती है ना। तो अलग अलग पार्टियों की सरकार आप देख रहे होंगे, ये बनती रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबको बराबर से मौका मिलता है। जनता जिसे चाहे उसे क्या बना दे, उसे सरकार में ला दे। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, मतलब साफ साफ दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। कई बार दो पार्टी, जैसे अभी देखेंगे ना, 2 से 3 पार्टी मिलकर केंद्र में क्या बनाई है, सरकार बनाई है। तो ये हमें देखने को मिलता है। कई बार एक ही पार्टी अकेले सरकार बना देती है, इतना सीट जीत जाती है, इतना उसको वोट मिल जाता है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, व्यापारी समझते ही हैं आप, उद्योगपति जो इंडस्ट्री लगाते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, किसान पता ही है आपको, और जो औद्योगिक मजदूर हैं, मतलब इस बड़े बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूर जो होते हैं, इन जैसे कई संगठित हित समूहों की भी सक्रिय देखते हैं। मतलब इनका अपना भी एक समूह होता है जो इनकी, अर्थात व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, किसानों की, औद्योगिक मजदूरों की बात कहाँ रखता है, सरकार के सामने रखता है। तो सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके, मतलब सीधा हिस्सा लेकर के, सरकार की जो विभिन्न समितियां होती है उसमें सीधा सीधा हिस्सा लेकर के, या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर, ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अर्थात ये अपने समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का कोई लीडर होता है, फिर वो जाता है सरकार से मिलता है, सरकार पर दबाव बनाता है कि हम इतना आपके लिए कर रहे हैं, आपका सरकार बनाने में हमने सहायता किया था, तो हमारे लोगों के लिए आप क्या करें, भलाई के कार्य करें, है ना। तो सरकार पर दबाव बना करके भागीदारी करते हैं कौन, यही लोग सत्ता में। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी क्या करेंगे, गौर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्या बोलता है कि मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे सत्ता की भागीदारी बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता ही है। तो इस तरह से आपका चैप्टर क्लोज होता है। हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसमें जो है सभी प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।